अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम यासिर है और मैं पिछले 12 साल से नॉर्वे में रहता हूँ। अक्सर दोस्त अहबाब, रिश्तेदार या फिर सोशल मीडिया पर जो लोग मेरी प्रोफाइल देखते हैं वो पूछते रहते हैं कि नॉर्वे आने का क्या तरीक़ाकार है। मैंने सोचा है कि मेरे पास जो मालूमात हैं उन्हें एक मुख्तसर वीडियो की शक्ल में कंपाइल कर दूँ ताकि लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। याद रहे कि मैं कोई इमिग्रेशन का वकील नहीं हूँ और ना ही कोई एजेंट हूँ जो आपको किसी एक या दूसरे तरीके से यहाँ पर सेटल करवा सकता है। मेरा मकसद आपको मेयारी मालूमात मुहैया करना है जो आपको इंटरनेट से मिल तो सकती है मगर आम तौर पर उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त सर्फ करना पड़ता है। मेरी कोशिश होगी कि बुनियादी मालूमात जो है वो आपको इस वीडियो में मुहैया कर दी जाए और इसके अलावा आपको वेबसाइट्स और रिसोर्सेज का बता दिया जाए जहाँ से आपको मज़ीद मालूमात मिल सकती है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि आपके नॉर्वे आने का मकसद क्या है। आया आप विज़िट के लिए आना चाहते हैं, तालीम के लिए आना चाहते हैं, जॉब के परमिट में आना चाहते हैं या फिर आप शादी करके फैमिली रीयूनियन की सूरत में आना चाहते हैं। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम विज़िट का देखते हैं कि उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर आप नॉर्वे घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं तो visitnorway.com से बेहतर साइट आपको नहीं मिल सकती। यहाँ से आप को तकरीबन नॉर्वे के जो मशहूर अट्रैक्शंस हैं जो पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं उनकी मालूमात मिल सकती है। इसके अलावा नॉर्वे में जो आप मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट, और इसके बारे में जो होटल्स हैं और जो सारी बुकिंग और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि वीज़ा कैसे लगेगा। वीज़े की मालूमात आपको एक नॉर्वे की जो इमिग्रेशन साइट है वहाँ से मिल सकती है, तमाम तरह के जो मुख्तलिफ वीज़े हैं उनकी। और इसमें इसका एक इंग्लिश और एक नॉर्वेजन जो है वर्जन है। आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले अपना मुल्क जाना पड़ेगा जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हर मुल्क के लिए एक तरह से अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपके मुख्तलिफ तरह के वीज़े हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट में अगर आप देखें तो विज़िट 90 दिन का अप टू 90 डेज़, यानी इसका मतलब कि मैक्सिमम 90 दिन का वीज़ा आपको लग सकता है। और इसमें आगे विज़िट वीज़े में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। माँ बाप अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं या बाज़ औक़ात बच्चे अपने माँ बाप से मिलने के लिए आते हैं, या कोई स्पाउस कोहैबिटेंट है, ब्रदर सिस्टर है, कारोबार हो सकता है। और टूरिज़्म जैसे कि हम देख सकते हैं तफसील में कि उसका क्या तरीक़ाकार है कि आपने एक फ़ी पे करनी है, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए और आपके पास रोज़ाना के हिसाब से 500 क्राउन होने चाहिए जो यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान के 8000 बनेंगे और ये चीज़ें आपने शो करानी होती हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि नॉर्वे जो है वो आपकी एप्लीकेशन को, चूँकि आप पाकिस्तानी हैं तो किस हिसाब से देखेगा। वो ये है कि हम जब उन्होंने लिखा हुआ है कि हम जब एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पे विज़िट का टाइम पूरा करने के बाद वापस चले जाएंगे। चूँकि पाकिस्तान के माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं तो बाज़ औक़ात लोग इधर-उधर, चूँकि शेंगन के अंदर बंदा ट्रैवल कर सकता है किसी भी मुल्क में, तो अक्सर लोग आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए इस बात को इंश्योर करने के लिए ये चेक किया जाता है कि वहाँ पे आपका कोई जॉब है, आपकी फैमिली है, आपकी कोई कारोबार है, तो उसकी वजह से आप जाने पे मजबूर होंगे, वरना शायद आप इधर-उधर हो जाएँ। और पॉसिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि आपके वीज़ा मिलने के आपको चांसेस क्या हैं, लिखा हुआ है जी कि यू विल नॉर्मली नॉट बी ग्रांटेड, कि आमतौर पे वीज़ा टूरिज़्म का पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग केस हो तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अब आ जाते हैं तालीम की तरफ। नॉर्वे में तालीम के बारे में तकरीबन तमाम की तमाम मालूमात आपको studyinnorway.no से मिल सकती हैं। जो ज़्यादा मतलब अहम बात है वो ये है कि नॉर्वे में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस कोई नहीं है। और ये चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई होती है। ये यकीनी तौर पे एक बड़ी अट्रैक्शन है बाहर से आने वाले लोगों के लिए। इस वेबसाइट से आपको बाकी मालूमात की एप्लीकेशन और एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, उसके अलावा पार्ट टाइम वर्क की क्या सहूलियत हैं और कितना आप कर सकते हैं, ये सारी की सारी मालूमात मिल सकती हैं। आप क्या पढ़ सकते हैं, आप किस किस्म के कोर्सेज पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर आप आमतौर पे यहाँ पे मास्टर्स के लिए लोग आते हैं जिसके लिए पाकिस्तान से 16 साल की एजुकेशन होना ज़रूरी है। उसके अलावा इंग्लिश के लिए मेरे हम आइल्ट्स है,
6 या 6.5 इसका बैंड भी चाहिए होता है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर सकती हैं। अगर हम इंजीनियरिंग में देखें तो मास्टर लेवल पे कोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं वो कुछ थ्रोम्सो में प्रोग्राम्स हैं। ओस्लो में अगर आप देखें तो एक इंफॉर्मेटिक का प्रोग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई ट्यूशन फीस नहीं है, और इंग्लिश में ये कोर्स है, और इसकी आप मज़ीद तफसील इसके प्रोग्राम पर जाके भी देख सकते हैं। जो ज़्यादा अहम बात है कि जब आप वीज़ा एक मरतबा आपको दाखिला हो जाता है उसके बाद आपने स्टडी का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, और उसके लिए आप वही यूडीआई वाली वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी उस पर से देख सकते हैं कि स्टडी परमिट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके लिए वो एप्लीकेशन फ़ी और वो तो स्टैंडर्ड है। जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि आपने तकरीबन 1,24,000 क्राउन जो हैं आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपके पास खाने पीने और रहने का खर्चा है 1 साल के लिए। चूँकि नॉर्वे एक महंगा मुल्क है और एक लाइफ स्टैंडर्ड है तो उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट रखी जाती है। तो इसके लिए आप एक नॉर्वे के बैंक अकाउंट में पैसे रख सकते हैं, या फिर आप जिस इंस्टीट्यूशन में आपका दाखिला होता है उसमें भी आप पैसे ये आप रखवा सकते हैं, और ये ज़रूरी होता है कि आप ये पैसे रखवाएं उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है या कोई और फंड्स हैं या कोई आपको यहाँ से जॉब की ऑफ़र है, वो चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। आमतौर पर स्टडी वीज़ा लोगों को मिल जाता है अगर उनका एजुकेशन बैकग्राउंड और सारी चीज़ें मतलब सॉलिड हों तो तालीम के लिए ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आए हैं एजुकेशन के लिए उनकी बाद में मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जिनमें यहाँ की मुल्क को ज़रूरत है उनमें उनको जॉब्स भी मिल गई हैं, और उसी की बुनियाद पे वो यहाँ सेटल भी हो गए हैं। यूरोप के बाकी ममालिक की तरह नॉर्वे में भी जो ज़बान है वो नॉर्वेजन है, और इसकी वजह से ये है कि काम की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो निस्बतन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के कम है। लेकिन इसके बावजूद ये है कि चांस बन सकता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली पाकिस्तान से हायर हुए हैं, और स्पेशली आईटी की फील्ड में, और वो यहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ जो फार्मासिस्ट थे पाकिस्तान में, तो उनको यहाँ पे वीज़ा मिला ज़बान सीखने का 1 साल का, और उसके बाद उनको जॉब वगैरह भी मिल गई। आम तौर पर अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे आप कोशिश कर सकते हैं। बाज़ अगर आप जॉब्स देखें तो ओस्लो आप करें या नॉर्वे रखें, और टेक्नोलॉजी अगर जैसे सेलेक्ट करेंगे बैक एंड डेवलपर, और जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इंग्लिश में। इसका मतलब यह है कि ज़हनी तौर पर जो कंपनी है वो तैयार है कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग अगर बंदा आ जाए तो उसको वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की सबसे मशहूर वेबसाइट है उस पर वो है तो नॉर्वेजन में fin.no के नाम से, लेकिन उसको आप गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर जॉब पे जाएं तो देखें कि जैसे कुछ कंपनीज़ के चूँकि मेरी जो सर्च हिस्ट्री है उसके बेस पे आ रहे हैं जैसे सीनियर बैकएंड इंजीनियर, और इसमें देख लें आप फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, यानी कि पूरी की पूरी। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से किसी बंदे का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है और इनको यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिल रहा, यहाँ पे बाज़ औक़ात किसी फील्ड में जो लोग चाहिए होते हैं उनकी कमी होती है, तो वो पाकिस्तान से भी आपको हायर कर सकते हैं। जो स्किल्ड इमिग्रेशन है, जो वर्क इमिग्रेशन है, आमतौर पर उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से आपके पास कन्फर्म जॉब ऑफर हो। मैं स्किल्ड वर्कर्स की बात करूँगा, सीजनल वर्कर्स इतना कोई पाकिस्तान के केस में रियलिस्टिक नहीं है। उसके लिए अगर आप स्किल्ड वर्कर में देखें तो आमतौर पे उसको चाहिए होता है कि उसका एक एम्प्लॉयर नॉर्वे में उसको ऑफ़र भेज रहा हो, उसकी बुनियाद पे आप जो है कि उसको एक स्टैंडर्ड पे जो एम्प्लॉयर है उसको आपको देनी पड़ती है, जो आमतौर पे कोई बड़ा मसला नहीं होता। उसकी बुनियाद पे आप वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और आमतौर पर ये वीज़ा जो बाकी वीज़े हैं उनकी निस्बत काफ़ी जल्दी लग जाता है। तो इसमें भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं, ज़रूर कोशिश करें। ख़ासकर लिंक्डइन और ये जो दूसरी मैंने आपको वेबसाइट बताई है fin.no, और इसकी जॉब्स इसको गूगल से ट्रांसलेट करके आप इसके अंदर अपने जो स्किल्स से रिलेटेड जॉब्स हैं उनको देख सकते हैं, और लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी सीवी वगैरह भेज सकते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं कुछ फैमिली इमिग्रेशन की। फैमिली इमिग्रेशन का मतलब ये है कि नॉर्वे में कोई आदमी लीगली रह रहा है और पाकिस्तान से कोई खातून या मर्द उसके साथ शादी करके यहाँ पे आना चाहता है।
पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद नॉर्वे में आबाद है। आबादी के हिसाब से नॉर्वे की सबसे बड़ी नॉन यूरोपियन कम्युनिटी है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शादी ब्याह करके यहाँ पे आते हैं। उस सिलसिले में यह है कि पिछले जो दो गवर्नमेंट्स यहाँ पे रही हैं वो दाएं बाजू की हुकूमतें थी, और एक तो एक दोनों मेरे ख्याल पर एक इमिग्रेशन मुखालफ पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा रही है। तो कुछ कानून वगैरह सख्त हुए हैं पिछले अरसे में, जिसमें हम दो तीन चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस बारे में मालूमात लेना चाहें तो आप बताएंगे कि आपका रेफरेंस पर्सन जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो नॉर्वे का शहरी है। वो यहाँ का वैसे ज़रूरी नहीं है कि शहरी हो, यहाँ पे लीगली अगर वो वर्क कर रहा है फिर भी वो कर सकता है। लेकिन अगर वो शहरी हो तो उस सिलसिले में आप कुछ मालूमात, आपको किस किस्म की मालूमात यहाँ से मिल सकती है इस, अगर फिर वो पूछते हैं कि आप क्या उसके साथ किसी और यूरोप के मुल्क में रहे हैं। अगर आप नहीं रहे तो फिर जो कुछ मोटी मोटी जो बातें हैं वो ये हैं कि आपको योर मैरिज पार्टनरशिप मस्ट हैव बीन वैलिडेटेड, आपकी शादी जो है वो सही तरह से रजिस्टर्ड होनी चाहिए पाकिस्तान में है, या आप जहाँ भी आप शादी करते हैं। फिर यह है कि आप दोनों का मनसूबा होना चाहिए कि आप दोनों नॉर्वे में रहें। और सीधे सीधे अल्फाज में उन्होंने लिख दिया कि आपकी शादी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पता चले कि ज़बरदस्ती हुई है तो आपका वीज़ा वगैरह बाद में कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा यह है कि आपकी पेपर मैरिज नहीं होनी चाहिए, जो आपने सुना होगा कई लोग यूरोप में आके सेट हो जाते हैं पेपर मैरिज की बेस पे, तो उसके बारे में भी है। और उसके अलावा यह है कि जो जिस बंदे से या जिस खातून से पाकिस्तान में शादी हो रही है उसकी उम्र 24 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये कुछ कुछ चीज़ें इनमें से रिसेंट हैं, कुछ पहले की मौजूद है। इसके अलावा यह है कि जिस बंदे से शादी हो रही है नॉर्वे में वो उसका ज़रूरी है कि वो काम काज करता हो और एक मिनिमम उसकी सैलरी हो सालाना, ताकि वो आपको और अपने आप को संभाल सके, और वो कोई सरकार से या हुकूमत से कोई सोशल बेनिफिट्स ना ले रहा हो। इसलिए शादी का मामला वैसे ही एक पेचीदा मामला है। तो अपनी तरफ से जितनी आप वेरिफिकेशन और मालूमात कर सकते हो वो करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके लिए या जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करें कि जितनी आप जांच पड़ताल कर सकें वो ज़रूर करें। जी, ये कुछ वीडियो जो मुख्तसर मैंने करनी थी वो करते करते बहुत लंबी हो गई, जिसके लिए बहुत बहुत माजरत। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।